एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। बेटे आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस स्टडीज़ में आपके चैप्टर का कंट्रोलिंग चैप्टर का सेकंड लेक्चर। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट हमारा पेड कोर्स परचेज करना चाहता है तो द ईमेल आईडी इज गिवन हियर sumit191919@gmail.com। then you can mail me and you can ask for the details about the paid course। तो चलिए आज हम आते हैं कंट्रोलिंग के लेक्चर 2 पे। और लेक्चर 2 में आज हम बात कर रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग की। लास्ट क्लास में हमने बात की थी कंट्रोलिंग क्या है और कंट्रोलिंग का प्रोसेस क्या है। आज एक बड़ी ही छोटी सी क्लास है क्योंकि मेरा मानना ये है कि हर एक क्लास में बस एक ही टॉपिक अगर आपके साथ डिस्कस किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ईजिली आप चीज़ों को उसको ग्रैब कर पाएंगे, समझ पाएंगे। कंट्रोलिंग हमने ये पढ़ा था कि कंट्रोलिंग में जो हम प्लान करते हैं उस प्लान को हम एक्चुअल के साथ कंपेयर करते हैं और एक मॉनिटरिंग करते हैं कि भाई जैसा हमने सोचा था वैसा हुआ या नहीं हुआ। और कंट्रोलिंग का दूसरा टास्क ये होता है कि कंट्रोलिंग हमें ये एश्योर करके देता है कि हमारे रिसोर्सेज वेस्ट ना हो। तो देखिए जरा कंट्रोलिंग की कुछ इंपॉर्टेंस पे आते हैं। बट यहाँ पर जो भी आपको कंटेंट मिलेगा वो कंटेंट होगा आपका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। और ये मेरा आप लोगों को एक सजेशन है कि एग्ज़ाम में कभी भी आप जो एनसीईआरटी की हेडिंग्स होती हैं, ये हेडिंग्स एनसीईआरटी में गिवन है, तो कभी भी एनसीईआरटी की हेडिंग्स में कोई चेंज ना करें। जो हेडिंग एनसीईआरटी ने दी है वही हेडिंग आप लोग करें। हाँ, उसकी एक्सप्लेनेशन आप थोड़ी अपने पास से आप चेंज कर सकते हैं। तो देखिए ये है हमारी इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। तो चलिए आते हैं फर्स्ट इम्पोर्टेंस डिस्कस करते हैं। पहली इंपॉर्टेंस है अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। बेटे अकम्प्लिशिंग का मतलब है कंप्लीट या फुलफिल। कंट्रोलिंग ये एंश्योर करता है कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं, बेटे वैसे तो ये बात ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स की जो बात है ये आप चैप्टर 1 में पढ़ते हैं, बीएसटी का चैप्टर 1। हमारी ऑर्गेनाइजेशन के कोई भी 3 में से कोई एक गोल हो सकता है। एक होता है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल, और जब हम इसकी बात करते हैं तो यहां आता है सर्वाइवल, प्रॉफिट या ग्रोथ। इनमें से कोई भी हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल हो सकता है, सर्वाइवल, प्रॉफिट या ग्रोथ। तो कंट्रोलिंग ये अश्योर करता है, ये इंश्योर करता है कि जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है और जो हमारी प्लान्ड परफॉर्मेंस है दोनों को कंपेयर करके अगर कहीं पर कोई गलती हो गई है तो हम उसको ठीक करें ताकि हम टाइम से अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव कर पाएं। तो चलिए आते हैं इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन पे भी। अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, तो कंट्रोलिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंट्रोलिंग सबसे पहले ध्यान देता है कि अगर आपके यहाँ कोई डेविएशन हुआ है, एक्चुअल और प्लान्ड परफॉर्मेंस के बीच में कहीं कोई चेंज हुआ है तो वो आपके सामने लाया जाए। तो बेटे ये देखिएगा, ये इसका क्रक्स वर्ड है कि कंट्रोलिंग क्या करता है, ब्रिंग्स टू द लाइट द डेविएशंस। कंट्रोलिंग आपके सामने लेकर आता है कि जी कहां पर डिफरेंस आया ताकि आप उसको ठीक कर पाएं और आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स टाइम पर अचीव हो पाएं। सेकंड आता है जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी एग्जांपल दिया था कि हमारे पास टारगेट है 1000 शर्ट्स बनानी है हमें 1 मंथ में, ठीक है। ये हमारा स्टैंडर्ड है, ये हमने डिसाइड करा कि भाई हमें 1 महीने में 1000 शर्ट बनानी है। अब 1 महीने बाद शर्ट बनकर आती हैं फॉर एग्जाम्पल 750 एक्चुअल में, करेक्ट। शर्ट बनकर आती हैं 750। तो चलो ये तो हमें समझ में आ गया कि 250 का डेविएशन है, डिफरेंस है, नेगेटिव, हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। बेटे एक बार ये भी चेक कर लो कि ये जो तुमने स्टैंडर्ड बनाया था ये भी ठीक था या नहीं था।
कहीं तुमने स्टैंडर्ड को जरूरत से ज़्यादा ऊंचा तो नहीं बना दिया था। अब एक बच्चा एवरेज स्टूडेंट है, उसके 60% मार्क्स आते हैं, 70% मार्क्स आते हैं, और उसके पेरेंट्स उसको बोलते हैं भाई ऐसा है, अब की बार तेरे को 99% मार्क्स लाने हैं, तो भाई तुम उसको स्टैंडर्ड ही बहुत गलत दे रहे हो। तो सिंपल सी बात, कभी कभी स्टैंडर्ड भी गलत हो जाता है, तो कंट्रोलिंग करने से हमें ये पता चल जाता है कि हमने स्टैंडर्ड भी गलत बनाया हो सकता है। तो देखें, अ गुड कंट्रोल सिस्टम इनेबल मैनेजमेंट टू वेरीफाई whether the standards set are accurate and objective या नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि कई बार हम स्टैंडर्ड ही गलत बना देते हो, तो फिर हमें अपने स्टैंडर्ड को क्या करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। थर्ड इंपॉर्टेंस आती है मेकिंग इफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस। करेक्ट। जो हमारा चैप्टर है कंट्रोलिंग, जो हमारा टॉपिक है, जो मैनेजमेंट फंक्शन है कंट्रोलिंग, वो ये बात भी अश्योर करता है कि आप अपने गोल्स को अचीव तो करो, आप अपने गोल्स को अचीव करो, लेकिन ऑन टाइम करो और विदाउट वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस करो, विदाउट वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस करो। ठीक, तो रिसोर्सेस को बचाना भी है हमें। ऐसा नहीं कि हमें टारगेट पूरा करने के लिए हम अपने ज़्यादा पैसे खर्च कर दें, तो ये भी इंश्योर करना है कि वेस्टेज, स्पॉइलेज, यानी स्पॉइलेज मतलब रिसोर्सेज खराब होना, कोई स्पॉइल हो जाना हमारे रिसोर्सेज का। आप कह रहे हैं नहीं नहीं मुझे तो टारगेट पूरा करना है, टारगेट पूरा करने के चक्कर में आप महंगे में चीज़ खरीद के ला रहे हैं, रॉ मटेरियल वेस्ट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है इंप्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन। बेटे कंट्रोलिंग करने से हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी मोटिवेट होते हैं। जरा देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से, बड़ी अच्छी चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। सपोज करिए मैंने आज आप लोगों को बोला, आज मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया और मैंने कहा बेटे कल आप लोगों को 5 केस स्टडीज करके लानी है। आपने कहा ठीक है सर, करके लाएंगे। नेक्स्ट डे मैंने आप लोगों से पूछा ही नहीं कि आप करके लाए नहीं करके लाए। अगले दिन मैंने फिर कह दिया, मैंने कहा बेटे फिर 5 केस स्टडी करके लानी है। उसके नेक्स्ट डे मैंने फिर आपसे कुछ नहीं पूछा कि आपने की या नहीं की। तो देखिए आप, अगर मैं आपसे 1-2 दिन नहीं पूछूंगा तो आप लोग कहेंगे यार सर बोल तो देते हैं केस स्टडी करके लाओ, और एक बार भी पूछ के भी नहीं देखते कि करी है या नहीं करी। अब आप सोचो इसका रिवर्स केस। अब मैंने आपको 5 केस स्टडी बोली और मैंने अगले दिन आपके पूछा, हाँ भाई, हर बच्चे से पूछा भाई कितनी आपने केस स्टडी कर ली, तो हर बच्चे ने आंसर दिया। किसी ने कहा हाँ सर मैंने 5 पूरी कर ली। मैंने उसको थोड़ा सा प्रेज कर दिया, अरे वाह भाई तुम तो बहुत अच्छे बच्चे हो, तुम तो पूरा काम करके लाते हो। एक बच्चे ने 4 केस स्टडी करी, मैंने उसको मोटिवेट करा, मैंने कहा बेटे तुमने 4 तो कर ही ली थी, एक और कर लेते। एक बच्चा एक भी नहीं करके लाया, मैंने उसको भी मोटिवेट करा कि नहीं भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, अगर तुम करोगे नहीं काम तो सीखोगे कैसे। समझे बात। तो अगर मैं काम चेक ही नहीं कर रहा किसी का तो वो मोटिवेट होंगे ही नहीं। अगर मैं उनका काम चेक कर रहा हूं तो एटलीस्ट वो क्या होंगे, मोटिवेट होंगे और अच्छा काम करने के लिए। तो देखिए, अ गुड कंट्रोल सिस्टम एंश्योर दैट एम्प्लॉय नो वेल इन एडवांस, उन्हें पहले से ही पता हो कि उन्हें क्या करना है, स्टैंडर्ड्स क्या हैं, और उसके बाद इट डज मोटिवेट्स देम एंड हेल्प्स देम टू गिव द बेटर परफॉर्मेंस। जब मैं आपको पहले ही बता दूंगा 5 केस स्टडी करनी है तो आपके दिमाग में रहेगा हाँ भाई 5 तो करनी है। अगर आप अपने वर्कर को टारगेट दे दोगे कि हाँ भाई रोज तेरे को 10 यूनिट बनानी है, तो वो मोटिवेटेड रहेगा कि हाँ भाई मुझे 10 तो कम से कम बनानी है वरना मेरी इंसल्ट हो जाएगी। करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, एंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। बेटे कंट्रोल जब हम रखते हैं तो आप सपोज करिए जब मैंने शाम को चेक करा कि हाँ भाई एक एम्प्लॉई को मैंने टारगेट दिया था कि भाई तुम्हें 10 यूनिट बनानी है, वो शाम को मेरे पास आता है, कहता है सर मेरी तो केवल 4 यूनिट बनी है। अब मैंने चेक करा भाई 4 यूनिट क्यों बनी है, उसकी 6 यूनिट कम क्यों बनी है। ठीक, तो या तो उसने कोई रूल तोड़ा, वो अपनी जगह पे नहीं था, वो इधर कहीं घूमने फिरने गया था, इधर उधर बात कर रहा था, काम नहीं कर रहा था। एंश्योरिंग ऑर्डर, उसने चीज़ों को ठीक से ऑपरेट नहीं करा, मैन मटेरियल मशीन को सही से हैंडल नहीं करा, तो कोई भी ऐसी गड़बड़ हो सकती है। जब आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हुई थी कि जिससे उसकी 6 यूनिट कम बन पाई।
अगर वो ये बताता कि सर मेरी तो मशीन ही ख़राब हो गई थी, तो हम उसका रीज़न ढूंढेंगे कि भाई मशीन क्यों ख़राब हो गई थी। तो देखिए, कंट्रोलिंग क्रिएट्स एन एटमोसफियर ऑफ ऑर्डर। सब लोगों को थोड़ा सा तो एक प्रेशर होता है कि भाई मुझे इतना काम करना है। एंड डिसिप्लिन इन दी ऑर्गेनाइजेशन, इट हेल्प्स टू मिनिमाइज डिसऑनेस्ट बिहेवियर। लोग बेईमानी कम करेंगे। उन्हें पता है यार शाम को 10 यूनिट तो बनानी है, तो आके अपने काम में लग जाएंगे, इधर उधर खाली नहीं बैठेंगे, घूमेंगे नहीं। ऑन द पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयज बाय कीपिंग अ क्लोज चेक ऑन देयर एक्टिविटीज, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर कम बनी तो शाम को हमसे पूछा जाएगा कि भाई 6 यूनिट कम क्यों बनी। आई होप यहां तक की बात आपको क्लियर है। नेक्स्ट है फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन द एक्शन। अब इसको भी ध्यान से समझिए, फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। भाई जो भी वो काम कर रहे हैं उनका जो एक्शन है, जो उनका डेली रूटीन है, वो भी उस हिसाब से कोऑर्डिनेटेड रहेगा कि भाई हमारा टारगेट है, हमारे पास शाम को चेक भी होना है। तो कंट्रोलिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन टू ऑल द एक्टिविटीज एंड एफर्ट्स फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल। हर एक डिपार्टमेंट को, हर एक एम्प्लॉय को गवर्न्ड बाय प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड, ठीक। तो उसके जो एक्शन होंगे वो कोई आलतू फालतू का काम नहीं करेगा। उसके एक्शन, उसका काम, उसकी एक्टिविटी सब कैसी होगी, वेल कोऑर्डिनेटेड। वो जाकर किसी दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ाएगा, उसको पता है मेरे को अपना काम करके देना है शाम तक। तो आई होप यहाँ तक की बात आपको क्लियर है। तो बेटे ये आज हमारी छोटी सी क्लास थी, बिल्कुल इंपॉर्टेंस की हमने बात करी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, ये क्लासेस आपको अगर अच्छी लग रही हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ हम ये वीडियोज़ को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और बताइए कि अगर हमारे लिए कोई और सजेशन हो सकता है जिससे हम और अपनी क्लासेस को और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इन चीज़ों को हम इम्प्रूव कर सकें। क्योंकि मैं हमेशा से ही एक ट्रेडिशनल टीचर रहा हूँ, मैंने बस हमेशा बोर्ड पे ही पढ़ाया है। और लेकिन इस समय को देखते हुए और देखते हुए कि हाँ भाई बच्चे पढ़ना चाहते हैं, तो मैंने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को ऑप्ट किया है। तो मैं बहुत नया हूँ इस फील्ड में आपके लिए, तो आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर आपको अच्छा लगे तो। और कुछ सजेशंस हो तो प्लीज़ वो भी बताइए, क्योंकि मेरा मानना है कि जितने लोग देख रहे होंगे वीडियो या जब भी देखेंगे तो वो यंग लोग होते हैं, और यंग लोग टेक्नोलॉजी के मामले में मुझसे काफ़ी आगे होंगे। तो कुछ नई चीज़ हो तो प्लीज़ मुझे बताएं, कोई नए सजेशंस हो तो प्लीज़ मुझे दें। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। कंटेंट आपको कैसा लगा वो भी बताएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।